सभी को नमस्कार। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, क्रांति क्या होती है। किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु विशाल जनसमूह द्वारा बलपूर्वक किया गया एक सफल प्रयास ही क्रांति है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पे जो है फ्रांसीसी क्रांति के जो है प्रमुख घटनाओं को दिखाया गया है। अभी हम जो है आगे विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिचय में हम लेते हैं सबसे फ्रांसीसी क्रांति, ये अध्याय जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता की जो विचार देख रहे हैं, ये विचार हमें जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही मिले हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास की एक हिस्से को समझने में मदद। सबसे पहले हम देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजवंश से। फ्रांस में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो बुर्बो राजवंश था और लुई 16वां यहाँ का सम्राट था, जो 1774 में सम्राट बना, और जिस समय सम्राट बना उसकी आयु मात्र जो है 20 वर्ष की थी। इसका विवाह मैरी एंटोइनेट के साथ हुआ, जो ऑस्ट्रेलियाई राजकुमारी थी। अब हम इसके सामने जो है एक बहुत बड़ा संकट था, और वो था वित्तीय संकट। इस वित्तीय संकट के कोई एक कारण नहीं था, अपितु अनेक कारण थे। इसमें सबसे प्रमुख कारण के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। राजा रोहन के समय राजकोष खाली था। पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे 1789 से पूर्व जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम था। सरकार कर्जदाता से जो है अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। इसके अलावा लुई 16वें ने जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो है ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया, जिसके कारण भी इस पर लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्ज और चढ़ गया। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ चले लंबे युद्धों के कारण भी जो है इन पर वित्तीय संकट आया। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची भी इस वित्तीय संकट को बढ़ाने में महत्वपूर्ण थे। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हुई, परंतु फिर भी ये कदम नाकाफी। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी समाज जो है एस्टेट्स में विभाजित था। ये एस्टेट्स जो है क्रांति से पूर्व जो है लोगों की सामाजिक और राजनीतिक हैसियत को प्रदर्शित करता था। तो एस्टेट जो है संपूर्ण फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में विभाजित था। प्रथम एस्टेट में जो है पादरी वर्ग था, जो चर्च के जो है संबंधित कार्य करता था। द्वितीय एस्टेट्स में कुलीन वर्ग था, जिसे हम सामंत वर्ग भी कह सकते हैं। और तृतीय एस्टेट्स में जो है बड़े व्यापारी, न्यायालय के अधिकारी, वकील, इसके अलावा किसान और कारीगर, और इसके अलावा छोटे किसान, भूमिहीन, श्रमिक, नौकर इत्यादि इसमें शामिल थे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको कोई कर नहीं देना पड़ता था। सारे करों का भार तृतीय एस्टेट्स के इन्हीं लोगों पर था। इसके अलावा ये लोग जो है सामंती कर भी देते थे, और जो है कुलीन वर्ग के यहाँ जो है ये बिना पारिश्रमिक लिए कार्य कर। तृतीय एस्टेट को जो है कौन कौन से कर देना होते थे, इन्हें 2 राज्य के लिए भी कर देना होता था और चर्च के लिए भी कर देना होता था। चर्च के लिए जो कर दिया जाता था उसे टाइथ कहते हैं, और एक कृषि उपज का 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये प्रत्यक्ष कर होता था। राज्य के लिए कर जो है प्रत्यक्ष कर टाइल था, और अप्रत्यक्ष कर गोबे नाम था, जो तंबाकू और नमक की खपत पर दिया जाता था। अप्रत्यक्ष क्या होता था, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जब तंबाकू या नमक खरीदता तो उसके ऊपर जो है उसे कुछ जो है टैक्स देना पड़ता था, वही अप्रत्यक्ष कर। अब हम देखते हैं जीने का संघर्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं
फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, मुख्य खाद्य पावरों की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। अब एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते थे। मध्यम वर्ग में कौन लोग थे? ये तीसरे स्टेज के वे समूह थे जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए। इसमें शामिल थे सौदागर, प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे लोग शामिल थे। इन लोगों की प्रमुख मांग थी कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज होना चाहिए। इनके जो ऊपर जो ये विचार थे, इन विचारों पर जो है कॉफी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में खूब बहस हुआ करती थी। पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से भी इनका व्यापक प्रसार। अब हम देखते हैं क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण विचारक। जो इस क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार जिन्हें हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन लॉक। इनके ग्रंथ का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की दो संधियां। इसमें इन्होंने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। दैवी अधिकार से तात्पर्य है कि राजा को जो है राजा का अधिकार ईश्वर ने दिया है। उन्होंने जॉन लॉक ने इस सिद्धांत का खंडन किया। दूसरे महत्वपूर्ण विचारक है ज्यान जॉक रूसो। इनके ग्रंथ का नाम है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने इसमें कहा कि सरकार लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण विचारक है मॉन्टेस्क्यू। इनके ग्रंथ का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। हिंदी में हम इसे कहेंगे कानून की आत्मा। इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। और आज हम देखते हैं कि जितने भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं, उन सभी प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में ये सत्ता विभाजन हमें देखने को मिलता है। अब एस्टेट जनरल की बैठक जो है 5 मई 1789 को वर्साई के आलीशान भवन में आयोजित की गई। परंतु सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस्टेट जनरल है क्या। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे एस्टेट जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक जो है 1614 में बुलाई गई थी। अब हम देखते हैं एस्टेट जनरल में किस किस का प्रतिनिधित्व था। एस्टेट जनरल में देखा प्रथम एस्टेट था। इस प्रथम एस्टेट के जो है 300 प्रतिनिधि थे और इन 300 प्रतिनिधियों का एक मत होता था। इसके अलावा द्वितीय एस्टेट्स हम देख रहे हैं, इसके भी 300 प्रतिनिधि थे और इनका भी एक मत था। इस प्रकार तृतीय एस्टेट्स के 600 प्रतिनिधि थे और इनको भी एक मत देने का अधिकार था। इस प्रकार संख्या के हिसाब से तो ये 300 और इक्वल टू 600। परंतु यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है जब एक मत और एक मत मिलकर के ये दो मत से राजा के साथ होते थे, क्योंकि इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। इस प्रकार कर से संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए राजा के साथ होते थे और ये इनका एक मत होने के कारण हमेशा वो कानून पारित हो जाता था। इसमें हम देख रहे थे कि पहले और दूसरे एस्टेट ने अपने प्रतिनिधि आमने सामने की कतारों में बिठाए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि को बैठने की अनुमति नहीं दी गई, ये इनके पीछे खड़े रहे। अब तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों को इसमें प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। और इनकी सबसे प्रमुख मांग
ये थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात ये था कि कुल जो है मत जो है असेंबली के 1200 हो गए, 300, 300, 600, 600, 1200 मत हो गए, और इन 1200 मतों के आधार पर जो है कोई भी कर प्रस्ताव जो है पारित किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं क्रांति का प्रारंभ। तो क्रांति का प्रारंभ जो है यहीं से शुरू होता है। सम्राट ने तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत दिया जाना चाहिए। जब ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो 20 जून 1789 को तृतीय एसेस ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये नाम याद रखिए, नेशनल असेंबली। जनरल असेंबली को जो है इन्होंने अपने आप को जनरल असेंबली के स्थान पर जो है नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मिराबेयो और आबेसी। मिराबेयो जो है कुलीन वर्ग से संबंधित थे और आबेसी जो है पादी वर्ग से संबंधित थे। जिस वक्त नेशनल असेंबली का संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, उस समय भी फ्रांस में जो है आम जनता में जो है बहुत ज्यादा गुस्सा था, और इस गुस्से का कारण था कालाबाजारी। गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इससे लोगों में ये भय हो गया कि जो है सम्राट जो है सेना को नागरिकों पर आक्रमण करने का अधिकार दे रहा है। क्रुद्ध भीड़ ने जो है सम्राट की सेना से लोहा लेने के लिए हथियारों की खोज में 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया। बास्तिल का कमांडर मारा गया, उसमें 7 कैदी थे, उन्हें छुड़ा लिया गया। किसानों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्होंने ग्रामीण किले जिन्हें चेटूल बोलते हैं वहां पर आक्रमण किए, अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया। लुई सोले ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने सामंती व्यवस्था को, पादरियों के विशेषाधिकारों को और धार्मिक करों को समाप्त कर दिया। चर्च के स्वामित्व में जो भूमि थी उन्हें जब्त कर दिया। इसके बाद फ्रांस में शुरू होता है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना का मार्ग। संवैधानिक राजतंत्र से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक राजतंत्र से तात्पर्य है कि जो शासन का प्रमुख राजा रहेगा, परंतु उसे कार्य जो है संविधान के अकॉर्डिंग करने होंगे। संविधान कब बनना प्रारंभ हुआ? 1791 में। और किसके नेतृत्व में बनना शुरू हुआ? ये हुआ नेशनल असेंबली के नेतृत्व में। इनका इस संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और सत्ता का विभाजन करना। संविधान की सबसे प्रमुख देन है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए कोई अधिकारों की बात इस संविधान में नहीं की गई। नैसर्गिक एवं अहर्निश अधिकार कौन कौन से इसमें माने गए? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जैसा कि आज हम विश्व के किसी भी जो है प्रजातांत्रिक देश में संविधान में इन अधिकारों को जरूर देखते हैं। इसमें राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या था? इन नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना। इसकी कमी क्या थी? इसकी सबसे कमी थी कि इस संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। अब 1791 की संविधान के अंतर्गत की राजनीतिक व्यवस्था को हम देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ की जो है फ्रांस की जनता थी, उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो है निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिकों में कौन व्यक्ति होते थे? जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, और इसमें थी महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र वाले युवा तथा 25 वर्ष वाले वे पुरुष जो 3 दिन की वेतन के बराबर टैक्स नहीं देते थे शामिल थे। सक्रिय नागरिक कौन थे? जिन्हें मत देने का अधिकार था, जिनकी आयु 25 वर्ष थी और
ऐसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। इस प्रकार ये जो है कुल जनसंख्या के मात्र जो है 40 लाख लोग थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, फ्रांस की जनसंख्या जो लगभग 2.8 करोड़ थी, उसमें से सिर्फ 40 लाख लोग जो है सक्रिय नागरिक थे। ये सक्रिय नागरिक क्या करते थे? अपने वोट के द्वारा जो है एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जिसमें जो है 50,000 पुरुष होते थे। ये निर्वाचक समूह वोट के द्वारा जो है नेशनल असेंबली का चुनाव करता था, जिसमें जो है 745 मेंबर्स होते थे और इस प्रकार विधायिका का निर्माण होता था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, ये वोट के द्वारा जो सक्रिय नागरिक न्यायाधीश का भी चुनाव करते थे और इस प्रकार जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण होता था। अब हम इधर देख रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो है कौन कौन होते थे? सम्राट होता था और जो है मंत्री होते थे। तो जो है नेशनल असेंबली जो है इनके अपने मंत्रियों पर नियंत्रण रखती थी, साथ ही जो है सम्राट पर भी नियंत्रण रखती थी। और जो है सम्राट को जो है नेशनल असेंबली के द्वारा कोई भी जो है अधिनियम पारित किया जाता तो उसे वीटो करने का अधिकार था, उसे निषेधाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार था। जैसा हम देख रहे हैं कि जो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में सत्ता के विभाजन की बात कही थी, वो सत्ता का विभाजन जो है 1791 के संविधान में हमें देखने को मिला। किसके रूप में? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है घटना है ये। अब हम प्रतीक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में ये लाय बारबी द्वारा बनाया गया पिक्चर है और इसमें बहुत सारे संकेतक है। ये संकेतक ही जो है प्रतीक है और इन संकेतकों का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि उस समय फ्रांस की अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित थी। वो जो है लिखित रूप में समझ नहीं पाते थे, इस कारण संकेतों के माध्यम से जो है उन्हें समझाया गया। इसके लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया। जैसे त्रिभुज के भीतर ये प्रकाश की ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञानता की समाप्ति का सूचक है। नीला, सफेद, लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। पंखों वाली औरत कानून का अवतार है। टूटी हुई जंजीर दास्ता से मुक्ति। लाल फ्रीजियन टोपी एक गुलाम द्वारा मुक्त होने पर टोपी पहना जाता है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर एकता में शक्ति निहित है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक है। राजदंड शाही शक्ति का प्रतीक है और विधि पटल कानून सभी के लिए समान है, उसकी नजर में सब बराबर है। अब हम देखते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना। लुई 16वां पर्सिया के साथ गुप्त वार्ता कर रहा था, जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया वर्तमान में भी जो है फ्रांस का पड़ोसी देश है और पर्सा वर्तमान समय में जर्मनी का भाग है। जब नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी तो यहाँ के जन सामान्य लोग भी जो है उनके साथ जुड़ गए और रोजर द लाइल द्वारा रचित मार्सिले को गाते हुए ये लोग जो है नेशनल असेंबली के साथ हो गए। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें सबसे प्रमुख था जैकोबिन क्लब। महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्हें भी अपने क्लब बनाए। 10 अगस्त 1792 की सुबह जैकोबिनों ने टुलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। इसमें संवैधानिक जो राजतंत्र था उसमें जो है सक्रिय नागरिकों की आयु 25 वर्ष रखी गई थी। साथ ही
कर देने का 3 दिन के बराबर कर देने वाले व्यक्ति को जो मत का अधिकार दिया गया था, परंतु उस अधिकार को यह समाप्त कर दिया गया। अब किसी पुरुष के पास चाहे संपत्ति हो या नहीं हो, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो इसके लिए योग्य था। यहाँ पे भी जो है महिलाओं को अभी भी जो है मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब जनरल असेंबली का नाम हो गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। सो इस तिथि को अच्छे तरीके से याद रखिए। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में राजा को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। रानी मैरी एंटोइनेट का भी ऐसा ही हास्य। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। इसका नाम किसे पड़ा? इसका नाम पड़ा पेरिस के कॉन्वेंट सेंट जेकब के नाम पर। जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। अर्थात ये जो लोग हैं, इनकी पोशाक थी एक लंबी धारीदार पतलून होती थी जो टखनों तक होती थी, और जो फ्रांस का उच्च वर्ग था वो नेकर के समान एक ड्रेस पहनता था, हाफ पैंट के समान ड्रेस पहनता था, घुटनों तक होती थी, तो उन्हें इस कारण से घुटने वाले लोग बोलते थे, और उनसे अलग दिखाने के लिए इन्होंने ये लंबी धारीदार पतलून पहनी, इस कारण इन्हें कहा गया बिना घुटने वाले। इनके नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, और इसके सदस्य थे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साफ सफाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर थे। इनकी पोशाक में पुरुष जो है एक लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, परंतु महिलाओं को ये टोपी पहनने की अनुमति नहीं। अब हम देखते हैं आतंक का राज, जो 1793 से 1794 तक रहा, और ये थे इस आतंक के राज के कर्ता धर्ता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस काल को आतंक का राज क्यों कहा गया? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने नियंत्रण व दंड की सख्त नीति अपनाई। इसने किनको शत्रु माना? कुलीन, पादरी वर्ग, राजनीतिक दलों के सदस्य व उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले उसकी स्वयं की पार्टी के सदस्यों को भी उन्होंने अपना शत्रु माना। इन्होंने क्या किया? एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जो है दोषी व्यक्ति को जो है गिलोटिन पर चढ़ाकर सर कलम कर दिया जाता था, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसके अलावा इसने कुछ और भी काम किए। इन कामों की सूची है। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनी कर दी गई, समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, अभिवादन के लिए मानसूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोई नागरिका के रूप में संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को जो है आर्मी के बैरक बना दिया गया। इसके बाद आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। और ये डायरेक्टरी शासन क्यों आया? ये आया जैकोबिन सरकार की असफलता के कारण। जो है मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास पुनः ये सत्ता आ गई, और इन्होंने क्या किया? अब एक विधान परिषद, जो पहले नेशनल असेंबली में भी एक थी और कन्वेंशन में भी एक विधान परिषद थी, उसकी जगह 2 विधान परिषदों का प्रावधान इस डायरेक्टरी शासित फ्रांस में किया गया। इसमें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का निर्माण किया गया, जिसको कि हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 विधान परिषदों के द्वारा 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका चुनने के कारण इनके बीच में अक्सर क्या होते रहते थे? झगड़े होते रहते थे, और इन झगड़ों के कारण इनमें एक जो है गैप पैदा हुआ, और इस गैप के कारण क्या हुआ? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यदि ये डायरेक्टर जो है आपस में नहीं झगड़ते तो हम विश्व इतिहास में शायद ही नेपोलियन बोनापार्ट को। थोड़ा हम देखते हैं अब महिलाओं का इस क्रांति में क्या योगदान रहा, 30 की महिलाओं की क्या भूमिका रही।
महिलाओं में कौन से राजनीतिक क्लब थे, महिलाओं की स्थिति में क्या कुछ बदलाव हुए, क्रांतिकारी महिला ओलंपिक गुंज और ओलंपिक गुंज घोषणा पत्र के कुछ मूलभूत अधिकारों के बारे में। तीसरे एक्सेस की महिलाएं जो थी अधिकांश जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वो सारे काम जो आज मजदूर वर्ग करता है, सारे काम जो है ये महिलाएं करती थी। इनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेज के धनी परिवारों की लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ने जाती थी। कॉन्वेंट जो है धार्मिक समूह को समर्पित एक इमारत होती है। महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। इनमें सबसे प्रमुख है द सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे महत्वपूर्ण क्लब था और इस क्लब की जो है सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली में चुने जाने के अधिकार और की बात जो है यहाँ पे रखी। अब हम देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव हुए। तो ये बदलाव हम देख रहे हैं। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना की। सभी लड़कियों को स्कूल शिक्षा को अनिवार्य किया गया। पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अब महिलाएं व्यवसाय प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती। क्रांतिकारी महिला ओलंपिक गुंज। इन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। ओलंपिक गुंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी पर लटका दिया। ओलंपिक घोषणा पत्र में कुछ मूलभूत अधिकार है। औरत जन्मना स्वतंत्र और अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। इन अधिकारों को भी आज हम जो है सभी प्रजातांत्रिक देशों में देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पुरुष और महिलाओं के संघ के रूप में ही हो सकती है। साथ ही इन्होंने कहा कि सभी महिला या पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। सभी महिलाएं एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार है। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार की जा सकती है, नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। अब हम देखते त्रिकोणीय दास व्यापार। ये ट्रायंगल जो था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तीन महाद्वीपों के मध्य होता था। यूरोप में जो सबसे पहले फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते। अगले मैप में मैं आपको बताऊंगा बोर्दे और नान्ते कहाँ पर है। अफ्रीका में ये यूरोपीय स्थानीय शताब्दी से दासों को खरीदते, उनको जो है दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूसकर अमेरिका ले जाते थे। अमेरिका में उन्हें अफगान मालिकों को बेच दिया जाता था। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले जो है हम जो है बोर्दे और नान्ते को देखते हैं। ये बोर्दे और नान्ते जो है ये है नान्ते बंदरगाह और ये है बोर्डोक्स, ये मार्सेille है और ये है पेरिस। तो ये क्या थे, ये जो है बोर्दे और नान्ते जो है, बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह, ये बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर हो गए।
दूसरा हम देखते हैं मार्शले। यहीं से जो है लोगों ने रॉजर द लॉयल द्वारा रचित मार्शले गीतों गाते हुए जो है विद्रोह के लिए जो ये लोग फ्रांस की तरफ कूच किए थे। तो ये तीनों जो है मैप में कई बार पूछे भी जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनेक, गॉडेलेप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कब? 1794 में। परंतु 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। और हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा अंतिम रूप से 1848 में ही जो है समाप्त हो पाई। अब देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट। जैसा कि हम देखते हैं डायरेक्टरी शासन की असफलता के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। आप देख लीजिए यहाँ चित्र में नेपोलियन बोनापार्ट को देख सकते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पुराने राजवंशों को हटाकर और साम्राज्य की बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। उसने जो कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए वो थे निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। क्रांति और रोजाना की जिंदगी में देखते हैं सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या होती है? सरकार द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार के विरुद्ध लिखने पर पाबंदी लगा देना। तो ये समाप्त कर दिया गया। नाटक, संगीत और सभी जुलूसों में असंख्य लोग भाग लेने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी पर शिक्षित वर्गों के लिए ही संभव। अब फ्रांसीसी क्रांति की क्या देन है हम देखते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार इस क्रांति ने हमें दिए। सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा मिली और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय इस क्रांति से प्रभावित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण भारतीय थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उन दो भारतीयों का नाम बताइए जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुए, तो उनमें टीपू सुल्तान और राम मोहन राय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।